दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कर्नाटक में भाजपा की हार पर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि हनुमान जी भाजपा से नाराज हैं। कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है। ये हार सिर्फ भाजपा पीएम मोदी की हार नहीं है, ये पूंजीवाद की भी हार है, उनके सहयोगियों की हार है। ये एक संदेश है कि पूरी मजबूती के साथ हम अगर एकजुट होकर के लड़ें, जिसकी कवायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और हम सब कर रहे हैं, सभी लोगों को गोलबंद करें और जीत जाएंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हम ये पहले ही बता चुके हैं कि हमारी पीएम या फिर सीएम बनने की इच्छा नहीं है। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश में जनता के लिए काम होना चाहिए, गरीबी के लिए काम होना चाहिए, बेरोजगारी हटाने के लिए काम होना चाहिए, महंगाई कम होने के लिए काम होना चाहिए, किसान मजदूर सैनिकों जवानों के लिए काम होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अभी पटना में हैं। वह नवतपुर में प्रतिदिन हनुमंत कथा का वाचन कर रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम का विरोध भी बिहार में खूब हो रहा है, खास करके आरजेडी के द्वारा बाबा के कार्यक्रम का खूब विरोध किया जा रहा है। इस बीच कार्यक्रम के आयोजक कल राबड़ी आवास पहुंचे और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस कार्यक्रम में शरीक होने का न्योता दिया। जब वहीं सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रण दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बाबा के कार्यक्रम में आने की हामी भर दी है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बाबा बागेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। जब बाबा बागेश्वर फाउंडेशन के आयोजक ने उन्हें हनुमंत कथा में आने का निमंत्रण दिया है। आयोजक ने कहा कि तेजस्वी यादव ने आने को लेकर के हामी भर दी है। हालांकि वे किस दिन आएंगे अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है। बाबा बागेश्वर फाउंडेशन की तरफ से पहली बार कोई प्रतिनिधि लालू आवास गया। इससे पहले लालू के ही बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बाबा के आने से पहले ही पटना एयरपोर्ट पर ही विरोध करने की धमकी दी थी। उसके बाद से बाबा बागेश्वर सरकार के पटना आने पर राजनीति तेज हो गई थी। बाबा बागेश्वर फाउंडेशन जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, उसके संरक्षण अरविंद कुमार ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी अन्य माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों को प्रवचन सुनने के लिए आमंत्रित दिया गया था। आज मैं खुद आया हूं। तेजस्वी जी से मुलाकात हुई और फिर उन्हें न्योता दिया गया। उम्मीद है कि वे आएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। अब फिर से गर्मी से बेहाल लोगों को जल्द ही पूर्वा हवा चलने से राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज में बिजली चमकने में गर्जन के साथ वर्षा को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, बिहार के 20 जिलों में 17-18 मई को भी चक्रवात मौका के असर को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में मौका तूफान का असर अब दिखना शुरू हो गया है। साथ ही कल रात मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, मोतिहारी, दरभंगा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही वैशाली जिले में ओले भी गिरे। इसके साथ ही 17 और 18 मई को जमुई, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत बिहार के 20 जिलों में बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान के कारण किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, भागलपुर, बांका में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि ज़्यादा भीड़ और फिर गर्मी के कारण पटना के तरेत में चल रही बाबा बागेश्वर धाम के यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में रविवार को अफरा तफरी मच गई। जब पंडाल में क्षमता से ज़्यादा लोगों के भर जाने के कारण लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हुई। सैकड़ों लोग बेहोश हो गए। लोगों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए भेजा जाने लगा। जब लोगों की हालात ख़राब होते देख करके बाबा ने कथा विराम की घोषणा कर दी। भीषण गर्मी से पंडाल में बेहोश हुए महिलाएं, बच्चे सांस लेने के लिए कथा स्थल पर बैठे कई लोग एक दूसरे को ठेलते हुए गेट से बाहर निकालने की जद्दोजहद करते दिखे। बेहोश होने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और फिर छोटे बच्चे रहे। जब कथा पंडाल पर व्यवस्था में लगे तैरेत के युवक राम कुमार ने बताया है कि कथा समाप्ति की घोषणा होते ही लोगों के बीच भीड़ बाहर निकलने की होड़ करने लगी। मौजूद लोग तत्काल बाहर निकल जाना चाहते थे। जी हाँ, इसमें वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। अफरा तफरी के इस माहौल में कई जगहों पर मौजूद बैरिकेडिंग और फिर अन्य चीज़ों से टकरा करके कई लोग के हाथ पैर टूट गए और कई लोगों को भीषण चोटें भी आई है।
दोस्तों बात करते हैं कि देश में विपक्षी एकता के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से बड़ा बढ़ावा मिला है। जी नीतीश कुमार हमेशा मानते थे कि विपक्षी एकता कांग्रेस के बिना संभव नहीं हो सकती है और उनकी भविष्यवाणी कर्नाटक चुनाव के परिणाम से ही साबित हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक 8 राज्यों दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल और ओडिशा के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। उनमें से 7 ने विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार की पहल का समर्थन भी कर दिया है। नीतीश कुमार ने 256 लोकसभा सीटों वाले इन राज्यों में एक उम्मीदवार एक सीट के फॉर्मूले पर अमल करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं। दिल्ली और पंजाब में लोकसभा की 20 सीटें हैं और फिर दोनों राज्यों में आम आदमी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और फिर सत्तारूढ़ टीएमसी के सांसद के निचले सदन में 24 सांसद हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और फिर राज्य में झामुमो, राजद और कांग्रेस की सरकार है। केरल में एलडीएफ की सरकार है और फिर उसके पास 29 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। इन दोनों राज्यों में भाजपा सत्ता में है, लेकिन समाजवादी पार्टी और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव समूह जैसे विपक्षी दल भी मजबूत है। बिहार की 40 सीटों को जोड़ दे तो फिर यह आंकड़ा 296 तक पहुंच जाएगा, जहां गैर कांग्रेसी सरकार काम कर रही है। जहां नीतीश कुमार ने भाजपा को कड़ी चुनौती देने के लिए इन राज्यों में एक उम्मीदवार एक सीट के फॉर्मूले पर अमल करने की योजना बनाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बेतिया से प्रेमिका के फिल्मी अंदाज में इंतकाम का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ भाग करके अपने अपराधी दोस्त के पास छिपने के लिए चला गया था। अपराधी दोस्त ने दोनों को पनाह दी। इसी दौरान उसे दोस्त की प्रेमिका पसंद आ गई। अपराधी दोस्त ने अपने दोस्त को भगा करके उसकी प्रेमिका से जबरदस्ती शादी कर ली। यह लड़की को डरा धमका करके शादी तो कर ली गई, लेकिन वह अंदर ही अंदर मौके की तलाश में थी। डर के साए में उसने 14 साल गुजारे और मौका देखते ही उसने अपने पति की हत्या कर दी। प्रेम कहानी की शुरुआत बेतिया से हुई और फिर खत्म लखनऊ में हुई। अब प्रेमी और प्रेमिका दोनों सलाखों के पीछे है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड इंटर की एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में एडमिशन के लिए तिथि जारी कर दी है। आपको बता दें कि 11वीं में एडमिशन के लिए 17 मई से आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि OFSS के जरिए से 11वीं में एडमिशन के लिए स्टूडेंट 17 से 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड सहित CBSE, ICSE और फिर देश के अन्य परीक्षा बोर्डों की 10वीं परीक्षा में सफल स्टूडेंट एडमिशन के लिए आवेदन करेंगे। विस्तार से जानकारी के लिए 16 मई को विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। आपको बता दें कि मैट्रिक में प्राप्त अंकों और फिर आरक्षण कोटि के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके बाद स्टूडेंट 11वीं में एडमिशन लेंगे। इस बार इंटर में एडमिशन के लिए 10,268 स्कूल और कॉलेज शामिल है, जिनमें साइंस, आर्ट्स और फिर कॉमर्स और फिर वोकेशनल कोर्स मिलाकर के 22,97,320 सीटों पर एडमिशन होगा। आपको बता दें कि इस बार पिछले साल की तुलना में 3 लाख से अधिक सीटें हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में हर साल 8 से 12% की वृद्धि हो रही है। इस कारण से गाड़ियों में लगने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न से लोगों में सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है। अगर लोग सतर्क नहीं होंगे तो फिर इस ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में और तेजी से बहरापन बढ़ेगा। जब 15 साल पहले शहर का ध्वनि प्रदूषण का स्तर दिन में 55 से 65 डेसिबल से अधिक नहीं होता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि सुबह ड्यूटी, स्कूल के समय और फिर देर शाम में 90 डेसिबल तक ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जो कान के लिए बेहद खतरनाक है। डॉक्टरों के मुताबिक कान के लिए 0 से 60 डेसिबल तक आवाज़ सामान्य है। यहाँ कान खराब होने या फिर कान का चदरा फटने की संभावना ना के बराबर होता है, लेकिन बिहार के सभी शहरों में 90 से 100 डेसिबल तक होता है। इस कारण से लोगों में तेजी से बहरापन बढ़ रहा है। लोगों के कानों की पर्दे फट रहे हैं, जब लोग बहरे हो रहे हैं। जब परिवहन विभाग मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज हॉर्न वाली गाड़ियों को पकड़ने के बाद जुर्माना वसूलता है। इसके बावजूद भी गाड़ी में हॉर्न को बदल करके तेज आवाज़ का हॉर्न लगाया जाता है। नियम के अनुसार अस्पताल के पास तेज हॉर्न बजाना गलत है। इसके बावजूद भी PMCH सहित अन्य अस्पतालों के पास शाम में 90 डेसिबल तक शोर होता है, जो नियम का उल्लंघन है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार में गजब का दावा किया है। जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि देश में सबसे पहले मेरा ही नाम नीतीश कुमार रखा गया था और अब बहुत सारे लोग का नाम नीतीश कुमार रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब उनका नाम रखा गया था उस वक्त देश में किसी का भी नाम नीतीश कुमार नहीं हुआ करता था। दरअसल बिहार के मधुबनी से सोमवार को जनता दरबार में पहुंचे एक युवक ने सीएम नीतीश कुमार से गाँव में कई लोगों के राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत की। यह युवक ने बताया है कि उसका नाम नीतीश कुमार मंडल है। नीतीश कुमार ने जैसे ही सुना कि उसका नाम नीतीश कुमार है वे बहुत खुश हो गए। जहां हंसते हुए उन्होंने कहा कि मेरा ही नाम रख लिए हैं आप। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि जब मेरा नाम रखा गया था तो उस वक्त देश में किसी का नाम नीतीश कुमार नहीं था। मेरे पिताजी ने मेरा नाम नीतीश कुमार रखा था। उन्होंने कहा कि आजकल तो कई लोगों का नाम नीतीश कुमार रखा जाता है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव को फोन लगा करके कहा है कि मेरे ही नाम का युवक है, पीछे में मंडल लगा दिया गया है। उन्होंने विभाग के अधिकारी को युवक की समस्या का समाधान करने के लिए कहा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पद यात्रा करीब 25 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। यह पद यात्रा अब 11 जून से अपने पुराने स्वरूप में शुरू होगी। प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर के मोरुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि उनके बाएं पैर की मांसपेशियां फटने की वजह से उन्हें चलने में कठिनाई हो रही है। लगातार खराब सड़कों पर प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर चलने के कारण यह परेशानी हुई है। डॉक्टरों का सुझाव है कि 15 से 20 दिन पैरों को आराम दिया जाए, इसलिए यात्रा को स्थगित करना पड़ रहा है। यह यात्रा फिर से इसी स्वरूप में 11 जून को मोरवा के इसी मैदान से शुरू होगी और जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पद यात्रा के माध्यम से 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गांव में पैदल चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करते हुए पश्चिमी चंपारण से चल करके शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली होते हुए 11 मई को समस्तीपुर जिले में प्रवेश किया है। इसके बाद पैरों में समस्या आने की वजह से डॉक्टरों से सलाह ली गई और फिर यात्रा को कुछ दिनों तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि रसोई गैस एलपीजी की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आम लोग काफ़ी परेशान हैं और महंगाई ने लोगों का बजट प्रभावित कर दिया है। इस संकट में स्थिति में सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए विशेष स्टोव प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा गैस के बिना खाना पकाया जा सकता है। जी हाँ, यानी कि अब आपके घर में गैस से खाना नहीं पकेगा, न ही बिजली से खाना पकेगा। जी हाँ, ये स्टोव सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL द्वारा विकसित किया गया है। जी हाँ, उसका नाम सूर्य नूतन है। इस सोलर स्टोव को चलाने के लिए गैस और बिजली की आवश्यकता नहीं होगी। बिना गैस, बिना बिजली के अब आपका खाना पकेगा आपके घर में। अब आप सूरज की रोशनी से काम करने वाले सोलर स्टोव का इस्तेमाल करके आसानी से अपना खाना बना सकते हैं, जिसे चार्ज करने के लिए आपको कोई गैस की ज़रूरत नहीं होगी। ये सोलर स्टोव बहुत ही कम समय में चार्ज हो जाता है, जो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। अब आप अपने सिलेंडर भरवाने के लिए टेंशन मुक्त हो सकते हैं और बिना किसी चिंता के अपने खाने का स्वाद उठा सकते हैं। सूर्य नूतन सोलर स्टोव अन्य सोलर स्टोव से थोड़ा अलग है। इसका खास फीचर है कि इसे धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टोव 2 यूनिट से मिलाकर के बना होता है, जिसमें कुकिंग यूनिट किचन के अंदर रखा जा सकता है, जबकि दूसरे यूनिट को धूप में सेट किया जाता है। इससे स्टोव को धूप में रखने और हटाने की झंझट नहीं होती है और उपयोगकर्ता बिना किसी चिंता के खाना बना सकते हैं। सूर्य नूतन सोलर स्टोव एक रिचार्जेबल स्टोव है, जिसका मतलब है कि ये धूप ना होने पर भी आपकी आसानी से खाना बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ है कि अब रात को भी आपको खाना बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। जब धूप होती है तो फिर सोलर स्टोव अपनी एनर्जी को स्टॉक कर लेता है, जिसका उपयोग आप बाद में भी कर सकते हैं, रात में भी खाना बना सकते हैं। इससे आपको बिना परेशानी से खाना बनाने का सुविधाजनक अनुभव मिलता है, चाहे धूप हो या फिर ना हो। आपको बता दें कि सूर्य नूतन सोलर स्टोव की शुरुआती कीमत 12,000 रुपये है। इस स्टोव के 2 वेरिएंट है। वे वेरिएंट जो 12,000 रुपये में खरीदा जा सकता है और टॉप वेरिएंट जिसकी कीमत 23,000 है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार इसे प्रमोट करने के लिए सब्सिडी भी दे सकती है। इस स्टोव को अभी तक इंडियन ऑयल गैस एजेंसी और फिर पेट्रोल पंप से नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के 7 जिलों में जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए फ्री में बॉयज़ हॉस्टल तैयार करने का निर्णय लिया है। यह हॉस्टल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के तर्ज पर तैयार किया जाएगा। जब बिहार के 7 जिलों में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, जमुई, नवादा, गया, बांका और औरंगाबाद में निःशुल्क यानी कि फ्री में बॉयज़ हॉस्टल तैयार किया जाएगा। जी हाँ, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्टल का निर्माण किया जाना है। जहाँ हॉस्टल में 6 से 18 साल के बच्चों को रहने की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक हॉस्टल में 100 बच्चों के रहने, खाने और फिर पढ़ने की फ्री में व्यवस्था होगी। जब पटना में 2 जगहों पर हॉस्टल तैयार करने के लिए जगह की तलाश की जा रही है। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यह हॉस्टल पटना के हनुमंत शरण हाई स्कूल में मैनपुरा पटना के और फिर टीके घोष एकेडमी में खोलने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शराबबंदी मुहिम में सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन के गायब हो जाने पर तंज कसा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं यह बिहार के। और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन सरकार में सब कुछ असंभव है। रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में रेल इंजन, मोबाइल टावर और फिर रेल की पटरी के गायब होने की सूचना मिली थी, घटना हुई थी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पहले भी पशुओं का चारा गायब हो गया था। सड़क में काम आने वाला अलकतरा भी गायब हो चुका है। चारा और अलकतरा मामले में तो सजा भी हुई थी। शराबबंदी सरकार की प्रमुख योजना है, परंतु इसमें भी पकड़े गए हैं और जमा की गई शराब की बोतलें पुलिस थाने से गायब हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। अधिकारी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। लोक हित के सभी मुद्दे पीछे छूट चुके हैं। राज्य में हत्या, अपहरण, लूट और लड़कियों के साथ गलत काम थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह सरकार संवेदनशील हो चुके हैं। कर्ज पर चल रहे बिहार के वित्तीय संकट भी गड़बड़ा चुका है। बिहार को इस दलदल से निकालने के लिए सरकार को प्रभावी रूप से काम करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उम्मीद जताई है कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिला है। इस चुनाव में एआईएमआईएम को केवल 0.02% वोट मिला है। ओवैसी की पार्टी कह रही थी कि 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, किंतु बाद में महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम ने हुबली, धारवाड़ ईस्ट से दुर्गाप्पा कश्यप बिजावार को अपना प्रत्याशी बनाया था। वहीं बसवना बागेश्वरी सीट से अल्लाह बख्श मिर्जापुर को मैदान में उतारा था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। मुझे उम्मीद है कि वे अपनी आवाज़ें पूरे करेंगी। जहां हम कड़ी मेहनत करेंगे और फिर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने उम्मीद से अधिक प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी खुशी जताई है। दोस्तों बात करते हैं कि अगले महीने जून से बिहार के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जीविका दीदियों के हाथ से बना कपड़ा मिल जाएगा। जब सरकार ने मरीजों की ड्रेस की सप्लाई और फिर उसकी धुलाई का काम जीविका समूह को सौंपने का फैसला किया है। अब जून महीने में इसके लिए जीविका के साथ स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक करार होगा, जहां इसके जीविका दीदियों द्वारा मरीजों के लिए ड्रेस तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसी साल फरवरी में इस संबंध में संकल्प जारी किया था। यह करार के बाद जीविका समूह द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पतालों और फिर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी मरीजों को नया ड्रेस मिलने लगेगा। साथ ही परिसर का साफ सफाई भी होने लगेगी। जब बिहार के सरकारी अस्पतालों में करीब 25,000 बेड है, जब इनमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पतालों और फिर अनुमंडल अस्पताल की करीब 15,000 बेड है। इन बेडों पर अब जीविका समूह को मरीजों का खादी का ड्रेस की आपूर्ति की जानी है। जब मरीजों को प्रतिदिन नया ड्रेस मिले, इसके लिए मरीजों के ड्रेस की धुलाई का काम भी जीविका द्वारा किया जाना है। वर्तमान में ये काम हर अस्पताल खुद करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 13 जिलों में करीब 115 कोर्ट भवन सहित न्यायिक अधिकारियों के रहने के लिए करीब 90 आवासीय भवन इस साल बनकर के तैयार हो जाएगा। इन भवनों का निर्माण केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है। इसके लिए बनाए गए सिंगल नोडल अकाउंट में अब करीब 28 करोड़ रुपए बचे हैं। इसके मार्च 2023 तक खर्च हो जाना था। निर्माण के लिए जारी रुपयों के संबंध में अब नए दिशा निर्देश के आधार पर खाते में बचे हुए रुपयों को मई 2023 तक खर्च करना होगा। खर्च होने के बाद ही केंद्र सरकार ने निर्माण कार्य के लिए अगली राशि का आवंटन प्राप्ति किया जा सकेगा। ऐसे में सभी 13 जिलों में चल रहे भवनों के निर्माण पर इसी महीने खर्च के लिए बजट तैयार किया गया है। इन पर करीब 26 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च होंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत बिहार सरकार ने बिहार के अल्पसंख्यकों को रोजगार देने की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को दिया जाता है जो जन्म से आधिकारिक रूप से बिहार का नागरिक है और फिर अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, यानी कि मुस्लिम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस योजना को पाने के लिए पात्रता क्या है। तो इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों को मिल सकता है। योजना के तहत आवेदन करने वाले अधिक आवेदक की पारिवारिक आय 4 लाख रुपए सालाना से भी कम होनी चाहिए। जब लोन की रकम जारी होने के 3 महीने बाद मूलधन राशि पर 5% ब्याज लगाया जाएगा। यदि आवेदक समय पर पैसा चुकाता है तो फिर उसे 0.5% की छूट भी दी जाएगी। लोन की रकम आपको 20 किस्तों में वापस करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीपीएससी को शिक्षक बहाली के लिए जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। दरअसल अगले 2 से 3 दिनों में ही बहाली के लिए आवेदन विज्ञापन जारी किए गए हैं, जब कुल 1,70,461 यानी कि करीब 2 लाख पदों पर शिक्षकों की जल्द भर्ती होने वाली है। बीपीएससी चेयरमैन ने इसकी जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने अनुशंसा भेजने के लिए कहा था कि इसके बाद ही बहाली की प्रक्रिया के लिए काम की शुरुआत हुई है। राज्य के प्राइमरी, मेडिकल और फिर हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों के लिए भर्ती होगी। इसमें 79,943 प्राइमरी स्कूल में भर्ती होगी, जबकि 32,916 पदों पर मिडिल स्कूल के लिए भर्ती होगी। हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों के लिए 57,602 पदों पर बहाली होगी। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दरबार में राज्य के यानी कि बिहार के विभिन्न जिलों से पहुंचे 83 लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सुपौल जिले से आए एक समाज सेवी ने कहा कि उनके गाँव के क्षतिग्रस्त पुल का फिर से निर्माण कराया जाए, जिससे आवागमन सुलभ हो सके। अररिया जिले से एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि जमीन बंदोबस्त के बाद भी हम महादलित परिवार की जमीन की रसीद नहीं काटी जाती है, जिससे हमेशा भगाए जाने का संयम बना रहता है। सहरसा जिले से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि हमारे इलाके में ग्रामीण सड़क का अब तक निर्माण नहीं हो सका है, जिससे आज भी हमारा गाँव पिछड़ा हुआ है। शेखपुरा जिले से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हमने अपने भूमि के म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया, सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद भी मेरी जमीन मेरे नाम से है, म्यूटेशन करने के बजाय उसे बिका हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा जिले के पकड़ी बरावा धमोल ओपी क्षेत्र के एक गांव में 3 बच्चों की मां की शादी 16 साल के किशोर से करवाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर के पूरे पकड़ी बरावा प्रखंड में चर्चा हो रही है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में किशोर द्वारा एक महिला की मांग में सिंदूर डालते हुए देखा जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि केडीवी लाइव नहीं करता है, इसीलिए आपको वीडियो नहीं दिखाया जाता है। जी हाँ, वायरल वीडियो में जो जगह सामने आ रही है वह बाबा सुंदरदास मंदिर गुलनी कुटिया का है। यह चर्चा है कि कोआकोल थाना क्षेत्र के एक गांव का 16 साल का किशोर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके ससुराल गया था। जब परिवार वालों ने उसका परिचय पूछा तो फिर महिला ने उसे अपना मौसेरा भाई बताया। देर रात को परिवार वालों ने दोनों को एक कमरे में आपत्तिजनक हालात में देख लिया। उसके बाद दोनों को पकड़ करके घर में ही सिंदूर डाल करके विवाह करवा दिया गया। तो दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हो, लेकिन इस साल होने वाले अन्य राज्यों के चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही है। इधर लोकसभा की लड़ाई से पहले देश के 4 अहम राज्यों में होने वाले चुनाव से सियासी पारा चढ़ने के साथ ही आगे की तस्वीर भी साफ होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम 3 विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। जब वही कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल चुनाव होंगे। 2023 के आखिरी भाग में मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के कार्यकाल के साथ इस साल दिसंबर और जनवरी 2024 में अलग अलग तारीखों पर विधानसभा चुनाव की एक श्रृंखला होगी, जबकि 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभाओं का कार्यकाल
क्रमशः 3 जनवरी और 6 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। इन 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होने से इस चरण में इनकार नहीं किया जा सकता है। यह निर्धारित चुनाव के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी इस साल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। सूत्रों ने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में सर्दियों की स्थिति कम होने के बाद 2023 की गर्मियों में चुनाव हो सकते हैं और फिर समय सुरक्षा परिदृश्य पर निर्भर करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि चक्रवाती तूफान मोचा गंभीर होता जा रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार के तटों पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारी बारिश और तेज हवाएं चलती देखी जा रही है। तटीय क्षेत्र में लोगों को तुरंत हटा करके सुरक्षित स्थानों पर दूर भेजा गया है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान के संगठन ने चेतावनी दी है कि सुपर चक्रवात बांग्लादेश और म्यांमार के तटों के आसपास भारी तबाही मचा सकता है। यह भारत में पश्चिम बंगाल में भी इसके खतरे को लेकर के अलर्ट जारी है। जब मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। खतरे को देखते हुए बांग्लादेश में कॉक्स बाजार बंदरगाह, चट्टाग्राम और पायरा बंदरगाह के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जब मछुआरों को सावधान किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मोचा का कहर अभी जारी रह सकता है, जहां बल्कि 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जिसके चलते 12 फीट यानी कि करीब 4 मीटर तक की समुद्री लहरें उठ सकती है। यह तूफान से करीब 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं। सबसे बुरा असर म्यांमार में देखा जा सकता है। जब मौसम विभाग ने अपने ताज़ा बुलेटिन में कहा है कि चक्रवात बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से 250 किलोमीटर दक्षिण में है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजा हुआ है। हिंदू राष्ट्र की झंडा संभालते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री पटना में मौजूद हैं और उनके पीछे हिंदू भक्तों की हजारों की भीड़ लगी हुई है और पूरा पटना जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। जहां बिहार में हिंदू राष्ट्र के नारों का धीरेंद्र शास्त्री ने शखनाद कर दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। बाबा के दिव्य दरबार में पहले दिन के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी के कई चेहरे मौजूद दिखे, जिसने संकेत दिया है कि 2024 से पहले बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने होने वाली है और यहीं से हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ेगी। जब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने पटना में हनुमंत कथा के पहले ही दिन हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी थी। यह तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर के पटना दौरे का विरोध किया था। इस विरोध के बीच बाबा बागेश्वर न सिर्फ पटना पहुंचे बल्कि हनुमंत कथा के पहले दिन ही हिंदू राष्ट्र का नारा भी दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमंत जी अपने सेना जोड़ देंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि राम जी अपने आप संयोग बना देंगे, जैसे कि लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ दिए थे, वैसे ही हिंदू राष्ट्र के लिए कड़ियाँ भी जोड़ देंगे। बागेश्वर बाबा के बिहार रहने पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जब बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा को धर्म विरोधी, सनातन विरोधी बताया और कहा कि जनता को इन्हें दिल से निकाल करके जमीन पर पटक देना चाहिए। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बाबा बिहार को जगाने आए हैं, सनातन की बात भारत में नहीं करेंगे तो फिर क्या पाकिस्तान में करेंगे, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। दोस्तों बात करेंगे कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बाजी मार चुकी है और अब मुख्यमंत्री और मंत्री पदों को लेकर के माथापेची चल रही है। इसी बीच सुन्नी उलमा बोर्ड के मुस्लिम उलमाओं ने मांग की है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का पद उनके समुदाय के जीतने वाले उम्मीदवारों को दिया जाए, यानी कि उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने 5 मुस्लिम विधायकों को गृह, राजस्व, स्वास्थ्य और अन्य विभागों जैसे अच्छे विभागों का मंत्री बनाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमने चुनाव से पहले ही कहा था कि उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए और हमें 30 सीटें दी जानी चाहिए। हमें 15 मिली और 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीते। लगभग 72 निर्वाचित क्षेत्र में कांग्रेस विशुद्ध रूप से मुसलमानों के कारण जीती है। मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है और अब हमें उनके बदले में कुछ मिलना चाहिए। जब उन्होंने कहा है कि हम एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री और 5 मंत्री चाहते हैं जिनके पास गृह, राजस्व और शिक्षा जैसे अच्छे विभाग हो। बोर्ड के अध्यक्ष सफ़ी सादी ने कहा कि हमने इन सभी को लागू करने के लिए सुन्नी उलेमा बोर्ड कार्यालय में एक आपात बैठक की है। सादी ने कहा कि ये कांग्रेस तय करे कि किसने अच्छा काम किया है और मंत्री पद का एक अच्छा उम्मीदवार है। कई मुस्लिम उम्मीदवारों ने अन्य निर्वाचित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां प्रचार किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को सुनिश्चित करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र को पीछे छोड़ने में गुरेज नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस की जीत में इनकी अहम भूमिका है।
सादी ने कहा है कि सरकार में मुस्लिम समुदाय से एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है और ये तय करे कि कर्नाटक सरकार में डिप्टी सीएम मुसलमान हो। नेताओं ने दोहराया है कि उन्होंने चुनाव से पहले ये मांग की थी और ये निश्चित रूप से होना चाहिए। चुनाव से पहले ही ये हमारी मांग थी, इसे पूरा किया जाना चाहिए। वैसे तो यहाँ मुख्यमंत्री ही मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक के इतिहास में कभी कोई मुख्यमंत्री समुदाय से नहीं रहा है, जबकि राज्य में 90 लाख मुस्लिम है। लेकिन हम तो केवल एक उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को समय से राशि भुगतान नहीं करने से संबंधित मामले को गंभीरता से लिया है। यह साथ ही वीडियो पर शिकंजा भी कस दिया है। यह दरअसल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बीते दिनों जिलेवार विभागीय योजना की समीक्षा के दौरान 5 से लेकर के 8 महीने पूर्व आवास निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थियों को दूसरी और फिर तीसरी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किए जाने की गड़बड़ी पकड़ी थी। मंत्री ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए तत्काल प्रभाव से संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को बीडीओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। यह साथ ही सख्त निर्देश दिया है कि सप्ताह भर के अंदर लाभार्थियों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। अफसरों के सार्वजनिक मनमानी की जानकारी मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, सिवान और सीतामढ़ी जिले में सामने आई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 3 किस्त में राशि भुगतान करने का प्राविधान है, लेकिन आवास निर्माण पूरा कर लेने के बावजूद लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किस्त की राशि का भुगतान बीडीओ ने नहीं किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात करने की रूपरेखा तैयार हो गई है। जहाँ इसमें सभी बड़े 23 जिलों में 165 मुस्लिम पुलिस कर्मी बहाल किए जाएंगे। वहीं बिहार के 5 जिलों किशनगंज, अरवल, शेखपुरा, बगहा और शिवहर में 84 ट्रैफिक पुलिस बहाल किए जाएंगे। आपको बता दें कि इन सभी जिलों में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों में डीएसपी से लेकर के सिपाही रैंक तक के कर्मी शामिल है। सभी 28 जिलों में ट्रैफिक थानों की कमान डीएसपी रैंक के पदाधिकारी के पास होगी। बाकी 28 जिलों में ट्रैफिक थाना खोलने की मंजूरी पहले ही दे दी जा चुकी है। अब इनमें पुलिस कर्मियों को बहाल करके इसका संचालन समूचे तरीके से करने की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के दाऊद बाट में स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल केंद्र पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा देने के बाद 7 परीक्षार्थी अपना प्रश्न और OMR सीट लेकर के भाग निकले। जब परीक्षा खत्म होने के बाद जब कॉपियों का मिलान किया गया तो फिर मामला सामने आया है। इसे लेकर के केंद्र पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में इसकी सूचना केंद्र के वरीय अधिकारी को दी गई। तत्काल उन परीक्षार्थियों के नाम पता का सत्यापन किया गया। छात्रों के खिलाफ हबीबपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में एडमिशन के लिए तिथि जारी कर दी है, यहाँ तारीख जारी करती है। 11वीं में एडमिशन के लिए 17 मई से ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जब बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि OFSS के माध्यम से 11वीं में एडमिशन के लिए स्टूडेंट 17 से 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड सहित CBSE, ICSE और देश के अन्य परीक्षा बोर्डों के 10वीं परीक्षा में सफल स्टूडेंट एडमिशन के लिए आवेदन करेंगे। विस्तार से जानकारी के लिए 16 मई को विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मैट्रिक में प्राप्त अंकों और फिर आरक्षण कोटि के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर स्टूडेंट 11वीं में एडमिशन लेंगे। इस बार इंटर में एडमिशन के लिए 10,268 स्कूल और कॉलेज शामिल है, जिनमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स और वोकेशन कोर्स मिला करके 22,97,320 सीटों पर एडमिशन होगा। दोस्तों, बात करेंगे कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत सीएम नीतीश कुमार कल विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई आम लोगों की शिकायत सुन रहे थे। जहां नवादा से आई एक महिला की शिकायत सुनने के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ कि सीएम पास खड़े अधिकारी पर नाराज हो गए और बोले कि क्या नया लड़का हो क्या, कहा इसको दिक्कत हो रहा है। दरअसल नवादा के एक महिला शीला देवी अपने जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर के सीएम की जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर के पहुंची थी। महिला के आवेदन को पढ़ने के बाद सीएम के पास खड़ी अधिकारी को भूमि एवं राजस्व विभाग को फोन लगाने को कहा। अमूमन हर जनता दरबार में जो अधिकारी फोन लगाने के लिए मौजूद रहता था, आज उसकी जगह कोई और फोन लगाने के लिए पहुंच गया था। सीएम के आदेश पर उस अधिकारी ने फोन लगा करके बढ़ा दिया। सीएम फोन पर हेलो हेलो बोलते रहे, लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारी की तरफ देख करके बोले कि कहाँ कोई बोल रहा है। दूसरी तरफ पलट करके देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सामने बैठे अधिकारी से पूछा है कि क्या नया लड़का को लाए हैं क्या।
इससे ठीक पहले जब फ़ोन लगाने वाला स्टाफ फ़ोन लगा करके सीएम को दे रहा था, तभी फ़ोन सीए की हाथ से छूट गया था, जिस पर सीएम ने कहा था कि अब हथवा तोड़ दोगे क्या। बाद में जब दूसरी बार स्टाफ ने फ़ोन लगा करके सीएम को दिया तो फिर उन्होंने फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद अधिकारी को कहा कि ई नवादा से एक महिला आई है, शीला देवी। इसकी बात सुन लीजिए। नगर परिषद की अधिग्रहित ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है, तो देख लीजिए और इनकी बात को समझ लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको देख लीजिए। इसके बाद सीएम ने महिला को उस अधिकारी के पास भेज दिया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।